जापान की तारीख को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा है एंशिएंट जापान, दूसरा हिस्सा है क्लासिक जापान जिसका दौर 538 ईस्वी से 1185 तक रहा। इसके बाद आता है मेडिवल जापान जो 1185 से लेकर 1669 तक चला और जापान की तारीख को यहीं से शुरू करते हैं। 1185 में जापान के राजा की सारी ताकत को खत्म कर दिया गया था और वह सिर्फ और सिर्फ नाम का ही राजा रह गया था। उसके बाद मिलिट्री का दौर शुरू हुआ जो वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक होती गई। 1603 में जब जापान की सारी ताकत टोकुगावा के हाथ आई तो जापान की मिलिट्री और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और उन्होंने उस वक्त कई मुल्कों के साथ कारोबार न करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी फैसला किया कि अगर इन मुल्कों का कोई भी आदमी जापान के पास दिखाई दिया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले बहुत सारे मुल्क जापान के साथ कारोबार करते थे लेकिन 1603 में सब खत्म हो गया। 1603 से लेकर 1850 तक ऐसा ही चलता रहा। जापान की फौज बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उस वक्त सैमुराई का दौर था जो अपने शहरों की हिफाजत करते थे। अपनी ताकत के नशे में किसी मुल्क से कारोबार न करने की वजह से जापान अकेला रह चुका था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन 1850 में अमेरिका बहुत ज्यादा ताकतवर मुल्क बन चुका था क्योंकि ये पूरी दुनिया के साथ कारोबार कर रहे थे। बहुत सारे मुल्क जापान के साथ कारोबार करना चाहते थे लेकिन जापान के इस फैसले की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। इसी वजह से 1853 में अमेरिका के एक लॉर्ड अपनी बहुत सारी नेवी के साथ जापान आ गया और उसने जापान को धमकी दी कि या तो हमसे कारोबार करो या फिर हमसे जंग करो। उस वक्त जापान की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। उन्हें सिर्फ और सिर्फ तलवार ही चलाना आती थी। इसके अलावा उन्हें किसी भी हथियार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की नेवी के पास तो गन्स थी जिन्हें देखकर जापान डर गया क्योंकि उन्हें पता था कि वो आसानी से इस जंग में हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने हार मान ली और अमेरिका ने अपनी ताकत की बिना पर जापान के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए। अमेरिका की इस जीत के बाद पूरी दुनिया के मुल्कों ने जापान आना शुरू कर दिया। जापान को ये बात समझ आ चुकी थी कि इतनी देर तक हम अंधेरे में रह रहे थे और मगरब ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके थे। अब हमें इन सब से बहुत कुछ सीखना है। इसलिए जापान के 122 एम्पीरियल मोहिसीतों ने खूब कारोबार किया। उस वक्त जापान ने अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जिसके बाद बहुत जल्द जापान ने अपनी ट्रेन बना ली जिससे जापान के लोगों को लगा कि हाँ जापान अब तरक्की कर रहा है। और इसमें अमेरिका ने जापान की बहुत मदद की थी क्योंकि जापान की तरक्की से उन्हें भी फायदा हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जापान की हुकूमत को ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। उन्हें लगा कि ये सभी ममालिक जापान के कदीम कल्चर को खत्म कर देंगे जिसकी वजह से जापान में सिविल वार होने के इम्कान बन गए। और फिर 1868 में जापान के एम्पीरियल और जापान की हुकूमत के दरमियान बहुत सी वार शुरू हुई। जापान की हुकूमत पुराने कल्चर को ही लेकर आना चाहती थी लेकिन जापान के एम्पीरियल आगे तरक्की करना चाहते थे। 27 जनवरी 1868 को जापान की हुकूमत ने 15,000 सिपाहियों के साथ टोक्यो से हमला किया जिनमें बहुत सारे सैमुराई शामिल थे जो सिर्फ तलवार चलाना ही जानते थे। लेकिन दूसरी तरफ एम्पीरियल के पास एडवांस हथियार थे और साथ ही दूसरे मुल्कों का साथ। इसलिए ये वॉर 1 साल के अंदर ही खत्म हो गई और जापान के एम्पीरियल ने ये जंग जीत ली और जापान की सारी पावर जापान के 122 एम्पीरियल मोहिसीतों के पास आ चुकी थी। अब यहाँ से जापान में मॉडर्न गवर्नर बनने शुरू हुए। यहाँ से जापान के चौथे हिस्से यानी कि अर्ली मॉडर्न जापान का आगाज हो चुका था। इस दौर में जापान ने बहुत तरक्की की। आर्मी को और ज्यादा डेवलप किया गया। सैमुराई की पावर को खत्म कर दिया गया। जापानी नेवी को और ज्यादा मजबूत किया गया और नए नए कारखाने भी खोले गए। 1894 तक जापान एक सुपर पावर मुल्क बन चुका था। उसकी डिमांड और बढ़ने लगी और कारोबार ज्यादा करने के लिए उसे और भी जमीनें चाहिए थी। इसलिए उसने एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ जंग शुरू कर दी। वो ताकत थी चाइना की चिंगनैन सिटी। और फिर 1894 और 95 में चाइना और जापान के दरमियान एक जंग हुई जिसमें जापान ने बहुत आसानी से चाइना को हरा दिया और चाइना के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। जापान की इस ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद 1904 और 5 के दरमियान जापान ने रूसो जापानीज वॉर में रशिया को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी जिसे पूरी दुनिया ने देखा। और 1912 तक जापान ने बहुत ज्यादा तरक्की की। 1912 में मोहिसीतो की मौत हो गई।
उसके बाद जापान के 123 इंपीरियल यारीहितो को बना दिया गया और यहाँ से जापान के नए दौर का आगाज हुआ। वो था इंपीरियल ऑफ जापान। इस दौर में जापान ने अपनी ताकत की सारी हदें पार कर दी थी। जापान बहुत बड़े एरिया पर कब्जा कर चुका था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मगरी ममालिकों के साथ जापान की दुश्मनी बढ़ने लगी, क्योंकि अब जापान बहुत ताकतवर मुल्क बन चुका था। उसकी हदें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुकी थी और साथ ही इसने चाइना के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद दूसरी जापानीज और चाइना वार के दौरान उसने कोरिया और मंचूरिया तक कब्जा कर लिया था। इसी दौरान वर्ल्ड वार 2 भी शुरू हो चुकी थी, जिसमें जापान एक्सिस ग्रुप के साथ अलाइज पावर के खिलाफ खड़ा था। इसके बाद जापानीज आर्मी बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। वो देखते ही देखते बड़े बड़े शहरों को बहुत आसानी से खत्म करती जा रही थी। इसके बाद 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका की नेवी पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसमें अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। ये जापानीज की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे अपनी ताकत का नशा था। उसके बाद 1942 में जापानीज और अमेरिका के दरमियान द बैटल ऑफ मिडवे हुई, जिसमें अमेरिका के फाइटर प्लेन्स ने जापानीज नेवी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन अभी भी जापान बहुत ज्यादा ताकतवर था। जापान को हराने के लिए कई मुल्कों ने बहुत ज्यादा कोशिश की। इसी कोशिश में अमेरिका के 1 लाख फौजी मारे जा चुके थे। इस मैप को ध्यान से देखें। इसमें अमेरिका जापान से बहुत ज्यादा दूर था और इतनी दूरी से जापान को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन रशिया जापान के बहुत करीब था, इसलिए अमेरिका चाहता था कि रशिया जापान पर हमला करे। इसलिए रशिया ने 1945 तक जापान पर हमला करने का प्लान बना लिया। लेकिन उसी वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट को लगा कि अगर रशिया एशिया तक पहुंच गया तो फिर सोवियत बहुत ज्यादा ताकतवर मुल्क बन जाएगा और इन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब अमेरिका चाहता था कि वो खुद जापान पर हमला करे, लेकिन इतनी दूरी से जापान पर हमला करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसी वक्त अमेरिका ने अपना एटम बम बना लिया था और वो इसका टेस्ट करना चाहता था। इसलिए अमेरिका ने जापान को वार्निंग दी कि वो पास आ जाए, हमले करना बंद कर दे। लेकिन जापान ने अमेरिका की बात नहीं मानी। वो अपनी ताकत के नशे में डूबा हुआ था। इसलिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर अपना एटम बम लिटिल बॉय को गिरा दिया, जिसने पूरे के पूरे शहर को कुछ ही देर में राख बना दिया। इस धमाके के बाद जापान डर गया। उसने कुछ शर्तों के साथ अमेरिका के सामने झुकने का फैसला किया, लेकिन अमेरिका पहले ही कह चुका था कि हम कोई शर्त नहीं मानेंगे, बस जापान हमारे सामने झुक जाए। जब अमेरिका ने अपना पहला बम गिराया, सबसे बड़ा झटका रशिया को लगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनका भी प्लान था जापान पर हमला करने का, लेकिन वो समझ चुके थे कि अमेरिका ने उनसे पहले जापान पर बम को क्यों गिराया। इसलिए यूएसएसआर ने जल्दबाजी में जापान पर हमला करने का फैसला कर लिया और उन्होंने मंचूरिया पर जोरदार हमले करवाए। यहाँ पर जापान ने कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से जापान की आर्मी वहाँ से हट गई और इस हमले में जापान के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। इतने सारे लोगों के मरने के बाद भी जापान झुकने को तैयार नहीं था। वो झुकना चाहता था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो चाहता था कि उसकी सल्तनत बनी रहे। इधर यूएसएसआर ने मंचूरिया पर हमला किया तो दूसरी तरफ अमेरिका अपना दूसरा बम गिराने को तैयार था, जिसका नाम फोर्ट बॉय था। ये पहले बम से ज्यादा ताकतवर था। इस बम को पहले ककूरा शहर पर गिराना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे नागासाकी पर गिरा दिया गया। इस बम ने भी पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया। इतनी ज्यादा तबाही के बावजूद भी जापान झुकने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ यूएसएसआर भी जापान पर कब्जा करने के लिए आ रहा था। जापान सोच रहा था कि अगर रशिया जापान तक आ गया तो जापान की पूरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम अमेरिका के आगे झुक जाएं, क्योंकि अगर अमेरिका हम पर कब्जा करता भी है तो वो अपने कारोबार को बढ़ाएगा, जिसका कुछ ना कुछ फायदा हमें भी होगा। और फिर 15 अगस्त 1946 को जापान अमेरिका के आगे झुक गया। अमेरिका ने सबसे पहले जापान की आर्मी को खत्म किया, क्योंकि जापान की आर्मी ही उसकी ताकत थी। आज जापान की कोई आर्मी नहीं है, अमेरिका ही उसकी मदद करता है। उस वक्त जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी खत्म हो चुके थे और जापान की आर्मी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क कैसे बना, ये आप जानोगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर पर लाजमी शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल को पता चल सके कि जापान ने कैसे पूरी दुनिया में हुकूमत की, कैसे वो गिरकर खड़ा हुआ
ताकि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला मिल सके। और ऐसी ही कमाल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे न्यू चैनल एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।